बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो हमने कंडक्ट की थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉलिजन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा इसका रिव्यू करूंगा, फिर हम आगे डेरिवेशन जो कर रही है वो हम करते हैं। तो हमने पढ़ा था कॉलिजन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। कॉलिजन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, एक बात मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाते हुए बताई थी कि अगर हमारे पास कॉलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, उसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो गई, ठीक है। एक फ्लूइड सिस्टम में टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, कंजर्व होता है। तो लिहाजा सिस्टम इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। अब फर्क क्या है इन दोनों सिस्टम में? इन दोनों सिस्टम में फर्क ये है, अगर एक सिस्टम में ऐसे सिस्टम में अगर एक कॉलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व होगी, जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि एनर्जी की बात करो तो एनर्जी भी कंजर्व ही होती है, भले इलास्टिक हो जिस तरह मोमेंटम की बात कर रहा हूं उससे ना, भले इलास्टिक हो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलास्टिक कॉलिजन की, फर्क है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो जैसे कल मैंने बताया था कि एनर्जी की दो टाइप्स होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो कोई काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगी या पोटेंशियल काइनेटिक में कंजर्व नहीं होगी। इस हिस्से में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है हमारे पास उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन हो रहा होता है। तो खुलासा ये है कि अगर हम इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा। इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अब आज हमारे पास एक डेरिवेशन है इलास्टिक कॉलिजन के हवाले से, वो हम आगे शुरू करते हैं। तो वो डेरिवेशन ये है, कह रहे हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। अगर हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, और उनके दरमियान इलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटीज के लिए आफ्टर जो कॉलिजन जो वेलोसिटीज होंगी उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करें, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। पहली बात यह कि हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको अगर हम गौर करें तो इस जुमले से दो बातें सामने आती हैं। एक बात तो ये सामने आती है कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, उन दो बॉडीज का क्या हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। इलास्टिक कॉलिजन मैंने बताया वो कॉलिजन होता है जिसके अंदर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, कंजर्व होती है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें पूछ ये रहे हैं कि जब हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन होगा दो बॉडीज के दरमियान, तो कॉलिजन के बाद जो है ना वो वेलोसिटीज कैसे होंगी उनको ड्राइव करें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो बात कह रहे हैं इसको हम एक अमली तौर पे लेके आते हैं सामने। तो हम कंसीडर करते हैं दो बॉडीज, ठीक है, उनको नाम दे देते हैं ए एंड बी और बता देते हैं कि उनका मास है m1 है m2। ए का जो मास है वो m1 है, बी का जो मास है वो m2 है, ठीक है। मूव कर रही है वेलोसिटी ui और u2 से, ठीक है। देखिए भाई, अगर दो बॉडीज हैं, अगर मुझे जो है ना वो उनके दरमियान कॉलिजन कराना है, टकराव कराना है, तो जाहिर सी बात है मुझे पहले उनको किसी स्पीड पे मूव कराना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा मैंने दो बॉडीज कंसीडर कर ली, ए एंड बी, जिनका मास m1 m2 है और उनकी वेलोसिटी क्या है, u1 और u2, ये वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमें इनके दरमियान इलास्टिक कॉलिजन कराना है। तो जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको बताया था कि अगर ये दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो दो गाड़ियां मिसाल ले लें आप मूव कर रही हैं, ये एक गाड़ी है, पीछे एक गाड़ी मूव कर रही है। अब ये दोनों गाड़ियां टकराएंगी कब, जब पिछली वाली की जो स्पीड होगी वो आगे वाली की स्पीड से ज्यादा होगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि स्पीड की स्पीड ज्यादा हो, उसकी स्पीड कम हो और इनके दरमियान कॉलिजन हो जाए, या स्पीड बराबर से मूव कर रहे हो तो तब भी कॉलिजन नहीं होगा, जो फासला होगा वो बरकरार रहेगा। तो इनके टकराव के लिए लाजमी ये है कि हमारा पहली बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही हो। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि अगर u1 ग्रेटर देन u2 है, यानी बॉडी ए की वेलोसिटी अगर बॉडी बी से ज्यादा है
तो बॉडी ए बॉडी बी से क्या कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी, आपस में दो बॉडीज क्या कर जाएंगी, टकरा जाएंगी। और फिर जब टकरा जाएंगी तो इनके दरमियान एक्सचेंज होगा एनर्जी का, जिसके बाद हम कहते हैं वेलोसिटी हो जाएगी v1 और v2। और ये पूरी चीज मैंने यहां पर लिख दी। एंड लेट आफ्टर देयर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि v1 a की और v2 जो है वो b की। इज्जत इस्लाम के साथ मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये होता है अगर a की हम पहले बात कर रहे हैं तो v1 की भी हम पहले बात कर रहे हैं, तो ये v1 a की हो गई, बाद में v2 की बात कर रहे हैं, बाद में बॉडी b की बात कर रहे हैं, तो v2 जो है ना वो बॉडी b की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये जो हमने बात थी वो हमने यहाँ पर जो सिनेरियो डिस्कस किया गया था वो हमने यहाँ पर ले आए कि हमने दो बॉडीज कंसीडर करी, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन कराया और फिर उसके बाद वो सेपरेट हो गई। बस हमने यहाँ पर यह क्या किया है, हमने दो बॉडीज उनके मास को m1 m2 कहा है, कोलिजन से पहले u1 u2 वेलोसिटी कही है और कोलिजन के बाद हमने v1 v2 वेलोसिटी कही है। अब हमारे पास जो हमें बात निकालनी कही है ये डेरिवेशन में, हमें ये क्या गया है डेरिवेशन में कि ड्राइव करो एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए दो बॉडीज के लिए आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, यानी इलास्टिक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होंगी उनके लिए आप एक्सप्रेशन ड्राइव करें। तो पहली बॉडी ए की बात करें या जिसे कहते हैं ना m1 की बात करें, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, बाद में दिखाई दे रहा है। और बॉडी बी की बात करें, m2 की बात करें, तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें v1 और v2 को यहां पर निकालना है। अब मैं मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूं न्यूमेरिकल में भी और कहता आ रहा हूं कि अगर आपके पास दो चीजें आपको निकालनी हो तो आपको उसके लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं से दो इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। अब थोड़ा जहन लगाएं और गौर करें यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन कर रहा है इन बॉडीज के दरमियान। हमने आपको बताया था कि अगर आप इलास्टिक कोलिजन हो कहीं भी दो बॉडीज के दरमियान, किसी भी तीन बॉडी के दरमियान, चार बॉडी के दरमियान, इस पर कोई वो नहीं है पाबंदी कितनी बॉडीज है, भारत अभी हमारे पास दो बॉडीज है। तो अगर दो बॉडी के बाद इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो लिहाजा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन भी लगा सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है तो उसकी इक्वेशन अप्लाई कर दें। तो इक्वेशन क्यों मैं अप्लाई करूं, फिर मैं रिपीट कर दूं कि मेरे पास दो बॉडीज की वेलोसिटी निकालने की कहा गया है और आफ्टर कोलिजन कहा गया है। आफ्टर कोलिजन बॉडी की वेलोसिटी v है। ठीक है, बॉडी ए की v1 है, बॉडी बी की v2 है। तो v1 v2 दो मुझे वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। जब मुझे दो वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी। यही वाली बात है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मुझे कहें तो मैं काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास मोमेंटम की इक्वेशन तो है, काइनेटिक एनर्जी वहां तो कंजर्व नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर उसके लिए कोई और मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। तो जी ये मैंने लगा लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे लगा लिया ये मैं आपको बता दूं कि हमने जो कोलिजन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहते हैं ना कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद मोमेंटम होगा। तो ये तो हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा भी था कैसे ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी अमली तौर पर मैं आपको बता दूं कैसे ये मैंने लिखा है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दोबारा नीचे कर लूंगा। ये इस बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी u1 है। ठीक है, तो m1 u1 इसका मोमेंटम हो गया, इस बॉडी का मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, तो m2 u2 इसका मोमेंटम हो गया। तो लिहाजा बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉडी m1 है, इसका मोमेंटम इसकी वेलोसिटी v1 है और ये बॉडी का मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका जो मोमेंटम हो गया m2 v2 हो गया, इसका m1 v1 हो गया। तो इनको प्लस कर लें तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आ जाएगा, इसको प्लस कर लें तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम आ जाएगा। और यही देखें मैंने लिखा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे m1 v1 प्लस m2 v2 हमारा मोमेंटम है। ठीक है, तो मैंने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लिया। अच्छा, अभी हम जो आगे जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास दो अननोन है, दो वेलोसिटीज हमें निकालनी है और दो इक्वेशन की मदद से हमने निकालना है। तो चूंकि हम इक्वेशन आपस में सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है जिसमें बाकायदा से आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी आप
बजाय ये कि एडिशन हो रहा हो इक्वेशन में, मल्टीप्लिकेशन को आप प्रेफर करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो मैं कर लेता हूँ आराम से। देखिए एक बात यहाँ पर गौर करें, m1u1 प्लस m2u2, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह यहाँ पर m1v1 प्लस m2v2, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। गौर करें तो यहाँ पर m1 m2 रिपीट हो रहा है, u1 u2 v1 v2 तो है ही मौजूद, लेकिन m1 m2 एक ऐसी चीज है जो रिपीट हो रही है। तो एक काम कर लेते हैं, m1 वालों को एक तरफ कर लेते हैं, m2 वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये कर लेते हैं कि हमने एक तरफ कर लिया तो m1 इसमें से कॉमन निकाल ले, यहाँ पे m2 कॉमन निकाल ले। तो हमने ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना ली और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अब इस इक्वेशन को मैं जो है ना यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब अगली स्लाइड्स पे जाए तो मैं मौजूद हूँ। तो ये जरा मुझे लिखवाएं, क्या है, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2, क्या लिखा था, v2 माइनस u2 ना, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें v1 v2 लगाना है, इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। दो इक्वेशन में कहां से लाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया, दूसरा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर बिफोर कॉलिजन बात करें तो बॉडी ए का जो मोमेंटम था वो हाफ m1 u1 स्क्वायर होगा। बॉडी ए जो है उसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है कॉलिजन से पहले, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। भाई हाफ ये आ गया, बॉडी का मास m1 है, m1 आ गया, ठीक है, और u1 आ गया, v की जगह u1 आ गया। इस तरह बॉडी b की बात करें तो उसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, तो हाफ m u2 स्क्वायर आ गया। इस तरह वहां m1 u1 प्लस m2 u2 आया था ना, वहां पर फॉर्मूला mv था तो m1 u1 प्लस m2 u2 आया था। अब यहां पर फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है तो यहां पर आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसी तरीके से कॉलिजन की बात करेंगे तो बॉडी a और बॉडी b की बात करेंगे। बॉडी a की काइनेटिक एनर्जी है और बॉडी b की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1, और कॉलिजन के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है यानी इस बॉडी का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है तो v1 स्क्वायर लिख लिया। इस तरह हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख लिया। सेकंड बॉडी की जो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी है वो v2 है और मास आपको पता है बॉडी b का m2 है, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे करते हैं कि इसमें भी वही काम करते हैं जो हमने पिछली इक्वेशन में किया। जैसे कि हम लोग इसको, मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स लेंगे ना, यहां पर m1 u1 है, यहां m2 u2 है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं। यहां पर m1 v1 स्क्वायर है, m2 v2 है स्क्वायर है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये ऐसे काम कर लेते हैं, यहां पर m1 m2 रिपीट हुआ है तो m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। मैंने m1 वालों को एक तरफ कर लिया और m2 वालों को एक तरफ कर लिया। अब इनमें से निकाल लें कॉमन, तो हाफ m1 यहां से कॉमन आ रहा है, हाफ m2 यहां से कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब आप कॉमन निकालेंगे, हाफ m1 में कॉमन निकाल लिया तो u1 स्क्वायर बच गया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, हाफ m1 यहां से कॉमन निकल गया, फिर ये v1 स्क्वायर आ गया। इस तरह यहां से हाफ m2 कॉमन निकाला, v2 स्क्वायर यहां बच गया और u2 स्क्वायर बच गया। अच्छा, इसको अगर आप गौर करें तो यहां से खुशबू आ रही है फॉर्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा था, आपको याद होगा, नहीं याद है मैं बता देता हूं आपको कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। इसको और थोड़ा सा और मजीद फैक्टर्स में ले गए हम, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए u1 है, बी जो है वो v1 है, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। मैंने यहाँ पर प्लस पहले लिखा है, माइनस बाद में लिखा है, माइनस पहले लिख सकते हैं, प्लस बाद में लिख सकते हैं, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a माइनस बी पहले लिखे या a प्लस बी पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा मैंने u1 माइनस v1 लिख दिया और u1 प्लस v1 लिख दिया। इस तरह यहाँ पर v2 माइनस u2 है। हाँ, इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर देना गलती से, v2 पहले आएगा u2 बाद में आएगा, इस तरह u1 पहले आएगा v1 बाद में आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको भी खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये चीज मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब ये मजीद मुझे सॉल्व नहीं सकती। अब हम दोनों ने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जरा इन दोनों इक्वेशंस में गौर करें, एक ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है। तो m1 वाली साइड देखते हैं, इसमें m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें u1 माइनस v1 है, वेरी गुड, यहां पर भी u1 माइनस v1 है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है। इस तरीके से यहां देखें, यहां m2 है, यहां भी m2 है, यहां v2 माइनस u2 है, यहां भी v2 माइनस u2 है और v2 प्लस u2 एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो ये तो बड़ा ही गुड हो गया कि ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म है, वो पूरी की पूरी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। इसके राइट हैंड साइड पे एक टर्म है जो कि पूरी की पूरी इसके इक्वेशन में आ रही है। तो एक काम कर सकते हैं, इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जब इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं होता है क्या है। देखिए मैंने इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लिया। जब हम इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे ना, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से मैंने डिवाइड किया, या आपको याद होगा मैंने इक्वेशन 1 वहां से लिखी थी, कॉपी की थी। तो क्या होगा, आप आगे देख सकते हैं m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये m2 m2 से कैंसिल हो जाएगा, और v2 माइनस v2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा u1 प्लस v1, और वहां पर बच जाएगा v2 प्लस v2। बाकी सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m2 से m2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो क्या बच गया u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अच्छा, अब इसमें v1 और v2 हमारे पास मौजूद है। u1 u2 है, ऐसी बात है u1 u2 हमें नो नहीं होगा ना, वो तो हमने कंसीडर किया था कि बॉडी का मास m1 m2 है, वेलोसिटी u1 u2 है। तो u1 u2 हमारे लिए नोन है, m1 m2 हमारे नोन है। क्या चीज नोन है, v1 v2, वो इसमें आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी काम हो सकता है कि अगर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना v1 v2 की, पहले तो ये कि ये इक्वेशन थी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल किस्म की इक्वेशन थी। ये भी एक मुश्किल किस्म की इक्वेशन थी। इन दोनों को जब हमने आपस में सॉल्व किया तो निस्बत में एक आसान इक्वेशन आ गई जिसमें सिंगल सिंगल टर्म है। ठीक है, तो अब यहां पर आप और करें तो u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 u2 में u1 u2 भी आ रहा है, v1 v2 भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मिसाल के तौर पर v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब यहां पर मैं इस चीज को भी लिख लूं, ये जो आपके पास है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, इसको भी मैंने मतलब यहां पर लिख लिया। अब ये लिखा हुआ भी आ गया। अब देखिए, मुझे अगर v1 की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो v1 निकालने के लिए अब v1 इन टर्म्स ऑफ v2 तो नहीं निकलेगा ना मेरे भाई। v1 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v2 की टर्म को वैनिश करना पड़ेगा। यानी आप इक्वेशन यहां पर क्या करना है, v2 की वैल्यू निकाल लें। यानी आप ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इससे v2 की वैल्यू निकाल लें। v2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन में पुट कर लें। अब जब आप इस इक्वेशन में u1 पहले से मौजूद है, v1 पहले से मौजूद है, u2 मौजूद है, v2 भी मौजूद है, v1 v2 दोनों मौजूद है। अब मुझे इनमें से एक को ही निकालना है, तो एक इस v1 को या तो v2 बनाना पड़ेगा, इस v2 को या इस v1 को v2 बना लो, इस v2 को v1 बना लो। अभी हम v1 निकाल रहे हैं, तो लिहाजा हम v2 को क्या बना लेंगे, v1 बना लेंगे। तो यहां से मैंने v2 कैलकुलेट कर लिया और इसे पुट कर लिया। जब मैं इसे पुट करूंगा तो क्या होगा, u1 v1 पहले था, और अब जो यहां पर v2 मौजूद था वो किस में कन्वर्ट हो गया, v1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें आप देख लें क्या आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं माइनस u2 क्या हो गया, -2u2 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर हमने ओपन कर लिया, क्योंकि देखिए मुझे m1 m2 तो नहीं निकालना ना, मुझे तो v1 चाहिए ना बेसिकली। मैंने v1 के लिए ही यहां तक आया हूं। ठीक है, तो v1 वाली टर्म्स को मैं एक साइड पे कर लूंगा और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने v1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। ये माइनस m1 v1 था, माइनस हुआ तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी टर्म्स को मैं इधर ले आया। अब इसको इधर लाते तो ये भी माइनस में होता, ये माइनस में होता, अच्छा ही लगता, इसलिए मैं माइनस वाली टर्म को उधर ले गया, बाकी दूसरी टर्म्स को इधर ले आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करें, आप राइट हैंड साइड पे v1 कॉमन निकाल लें। इस तरह यहां पर u1 कॉमन निकल रहा है, इत्तेफाक से आपने u1 कॉमन निकाल लिया। m1 में m2 को नीचे डिवाइड करा लें, तो इस तरह के सब अपना v1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इसके आगे v2 निकालूंगा, फिर मैं डेरिवेशन को रिपीट कर देता हूं आपको ताकि आसानी हो जाए। अब मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है। अब इसी इक्वेशन की हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, तो इससे अगर अब देखो सेकंड इक्वेशन देखना चाहोगे तो बहुत बड़ी भयानक है, उससे तो मुश्किल है सॉल्व करना, तो इस इक्वेशन को लेकर मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें v1 भी मौजूद है, v2 भी मौजूद है। अगर मुझे v2 का कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से v1 को खत्म करना पड़ेगा, और v1 को खत्म करना तो उसका आसान हल ये कि जो इक्वेशन डिवाइड करके आई है हमारे पास, ये सिंपलेस्ट इक्वेशन, यहाँ से आप v1 की वैल्यू निकाल लें। जैसे वहां पर v2 की निकाली थी, यहाँ v1 की निकाल लें। v1 की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली। ठीक है, या माइनस से ब्रैकेट खोल लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये कुछ नहीं किया, या माइनस को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो है ना इनको सॉल्व किया, फिर उसके बाद जो है ना
ये मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। अब V2 वालों को एक साइड पे कर दूंगा, ये M2 V2 है, M1 V1 इस तरफ, सॉरी M1 V2 इस तरफ ले जाऊंगा, ये वाला टर्म इस साइड पे ले जाऊंगा, V2 वाली टर्म को इस तरफ कर दूंगा ताकि मैं उसको निकाल सकूं, वहां पर V2 कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर डिवाइड करवा दूंगा तो V2 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ना ये डेरिवेशन हो गई, और ये पेपर में बकायदा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तौर पे आती है। यानी पेपर में जैसे कि एक क्वेश्चन आता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पूरा पेपर जब आता है प्रॉपर तरीके से 85 मार्क्स का और फुल लेंथ कोर्स आता है, तो उसमें जहाँ 3 क्वेश्चन होते हैं तो हर 3 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट के तौर पे आ रही होती है। तो अभी थोड़ी सी, चूंकि पहली डेरिवेशन है कोर्स की, थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और इसको थोड़ा सा आप देखें तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम अपनी बात शुरू से दोबारा शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि हमें 2 बॉडीज़ के दरमियान इलास्टिक कोलिजन जब हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन के बाद उन 2 बॉडी की वेलोसिटीज़ को हमने ड्राइव करना है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि 2 बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हमने कहा कि 2 बॉडीज कंसिडर करें A एंड B, जिनकी वेलोसिटी U1 और U2 है और मास M1 M2 है। 2 बॉडीज A एंड B जिसका मास M1 M2 है, वेलोसिटी U1 U2 है, वो मूव कर रही है। अगर मुझे इनके दरमियान कोलिजन कराना है तो ऐसी बात है पहली बॉडी जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, तो हमने कहा U1 U2 से ग्रेटर है, और जब U1 U2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, U1 स्पीड से बॉडी A जाके बॉडी B से कोलाइड कर जाएगी, ये इनके दरमियान हो गया कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन के बाद जो ये सेपरेट होंगे तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी V1 और V2, और यही V1 और V2 वेलोसिटी जो हमने निकालनी है। तो ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, सबसे ऊपर वाली, दरमियान की ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन है, और सबसे आखिर में आफ्टर कोलिजन कंडीशन है। बस एक बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि कोलिजन जो है बॉडीज के दरमियान इलास्टिक हुआ है, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। तो अब हमारे पास ये है कि हमें V1 V2 निकालना है। अब V1 V2 हमें जो निकालना है वो V1 क्या है, बॉडी A जिसका मास M1 है उसकी वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, जबकि V2 बॉडी B जिसका मास M2 है उसकी वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो 2 हमारे पास अननोन है, तो 2 अननोन निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में ही ब्रीफ कर दिया था कि हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, और 2 इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, चूंकि हमारा कोलिजन इलास्टिक है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया, ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर लिया था। मैंने कैसे लगाया, ये कोलिजन से पहले बॉडी A और बॉडी B थी ना, बॉडी A का मोमेंटम था M1 U1, मास M1 था, वेलोसिटी U1 थी, तो M1 U1 मोमेंटम हो गया। बॉडी B का जो कोलिजन से पहले बात करें तो मास M2 था, वेलोसिटी U2 थी, तो M2 U2 मोमेंटम हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस कर ले तो टोटल मोमेंटम आ जाता है बिफोर कोलिजन। इस तरह आप बात करेंगे आफ्टर कोलिजन की, तो M1 M2 मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी V1 V2 हो गई, तो M1 V1 जो है वो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन, और M2 V2 जो है वो सेकंड बॉडी का मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, चूंकि मुझे आगे भी इक्वेशन डेवलप करनी है और उसको जरा सॉल्व करना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेता हूँ, यानी जिसे कहते हैं ना फैक्टर्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को ले आता हूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इक्वेशन को ले आता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पर M1 U1 है, M2 U2 है, इसमें कोई चीज सिमिलर नहीं है। इसमें यहाँ M1 V1 है, वहाँ पर बराबर है M2 V2 है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉमन चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है वो M1 और M2 है, तो लिहाजा मैंने M1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया और M2 वाली टर्म्स को एक साइड पे करके उनमें से M1 M2 कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब काइनेटिक एनर्जी वाली बात, एक पहले मैंने मोमेंटम वाली बात समझा दी थी, अब मैं काइनेटिक एनर्जी वाली बात समझा दूं। देखो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओगे ना, थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन है, बच्चे घबरा जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। तो पेरेंट फार्मूला बता दिया मैंने, क्या है, हाफ mv²। तो बिफोर कोलिजन अगर लगाओगे तो होगा हाफ m(u1)², m1u1², यहाँ पर हाफ m2u2², इस तरीके से यहाँ होगा हाफ m1v1² और हाफ m2v2², ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है, बिफोर या आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है। बिफोर या आफ्टर बराबर होगी तो इक्वल्स टू की टर्म के साथ हम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यही जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हो गई या आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करते हैं, M1 वाले एक साइड पे ले आते हैं और M2 वाले एक साइड पे ले आते हैं, वो मैं लेके आ गया, ठीक है। M1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, हाफ भी कॉमन निकलेगा साथ में, हाफ M1 यहाँ से कॉमन निकल गया, हाफ M2 यहाँ से कॉमन निकल गया। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उल्टा बोल रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके लगाया हुआ है, आप ऐसे करके लगा लें, कोई मसला नहीं, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं, भले से आप इसको पहले लिख लें उसके बाद में लिख लें। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन पे हमने बेटा गौर किया ना, तो हमें एक बात समझ में आई। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, तो ये पूरी की पूरी चीज में ये पूरी की पूरी चीज जो है ना इस इक्वेशन में आ रही है, और ये जो राइट हैंड देखे तो ये पूरी की पूरी चीज जो है ना वो यहाँ आ रही है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लें तो ये टर्म जो है ना आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और एक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो डिवाइड करने से ये फायदा हुआ, यानी इस इक्वेशन से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या हुआ, m1 से m1 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। मैंने डिवाइड इसलिए किया था कि ये कैंसिल हो जाए, ये मैंने डिवाइड किया है कि ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गए, ये सिंपल टर्म बन जाए। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास जो है ना एक तीसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं आपको ये बताऊं, ये कोई तीसरी इक्वेशन नहीं है, बल्कि इन दो इक्वेशन से मिलके बनी है। कोई ये ना कहना शुरू हो जाए कि यार v1 v2 के अलावा भी कोई चीज होती है ना, तीसरी कोई चीज होती है वो भी निकाल लेते, नहीं, ये इक्वेशन दो इक्वेशन से मिलके बनी है, और ये सिंप्लीफाई तो हमने करके एक जो है ना इजी इक्वेशन हमने बना ली है ना, जो सिंगल टर्म्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि इसमें v1 v2 है और u1 u2 है। अब मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है अगर, तो इस इक्वेशन से मुझे v1 की वैल्यू, अगर मुझे v1 की वैल्यू चाहिए तो या तो आप इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट करें, या इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट करें तो v2 की वैल्यू आएगी। अगर v2 की पुट करेंगे तो जाहिर है v2 v1 से रिप्लेस हो जाएगा तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप v2 इसमें पुट करें या v2 इसमें पुट कर लें। तो इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा v2 अगर मुझे v1 कैलकुलेट करना है। यानी अगर आपको v1 कैलकुलेट करना है तो आप v2 निकालें, v2 कैलकुलेट करना है तो v1 निकालें। तो यहाँ से मैंने v2 निकाला और मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है इसलिए उसमें पुट नहीं कर रहा, इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो देखिए आप v2 था एक वो गायब हो गया, सब v1 ही रह गया सिर्फ जो अननोन है, बाकी तो चीजें m1 m2 u1 u2 पहले नोन ही होंगी। तो सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करवाया इसको, ठीक है, और यहाँ पर भी देखें u माइनस u2 जो है ना ये सॉल्व हो सकता है, माइनस 2u2 हो गया। फिर इसको इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है, कि v1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लिया, क्योंकि मुझे v1 कैलकुलेट करना है। फिर v1 वहाँ से कॉमन निकाल लिया और फिर ये मैंने इसको डिवाइड करवा दिया स्टेप पर। तो यानी यहाँ पर जो है ना, चूंकि मेरा मकसूद v1 था तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन से v2 निकाला और v2 निकाल के यहाँ पुट कर लिया। अब मेरा मकसद v1 है, यहाँ पर मेरा मकसद v1 है, इसी के लिए तो मैंने v2 निकाला है। अब v1, अब इसको मैं ना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मल्टीप्लाई करके तमाम टर्म्स खोलूंगा और मैं v1 वाली टर्म्स को एक साइड पे करके v1 को तरह निकालूंगा। जो भी अभी जब यहाँ तक आया ना तो v1 ने आवाज निकाली, मुझे तरह छोड़ दो, तो मैंने इसको निकाला। फिर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद v1 वालों को एक तरफ किया, कॉमन निकाला और क्रॉस डिवाइड करा दिया, तो वहां पर ये चीज आ गई। इसी तरीके से v2 निकालना है, जब v2 निकालना है तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन से आपको v1 को हटाना पड़ेगा। तो v1 की वैल्यू आप पहले निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो यहाँ से v1 का खात्मा हो जाएगा। v1 की जगह देखो ये v2 की टर्म में वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले, आप मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लें, v2 की टर्म को एक तरफ कर लें, v2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जब कॉमन निकालेंगे तो u2 यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, इन दो टर्म की तरफ से कॉमन निकाल लिया, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। तो ये आपके पास v2 की वेलोसिटी आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेलोसिटी बिफोर आफ्टर कॉलिजन v1 एंड v2 ड्राइव हो गई। अब इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन जब भी ये दो फार्मूले यूज होंगे तो याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन होने चाहिए। अभी जो हमने दो फार्मूले v1 और v2 के लिए ड्राइव किए हैं, इसकी लाजमी कंडीशन ये है कि हमारे पास आपको लाजमी तौर पे इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अगर फर्ज करें कोलिजन इनकी नेचर इलास्टिक नहीं है और ये आप फार्मूले लगाएंगे तो ये फार्मूले क्या हो जाएंगे, फेल। क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने इस्तेमाल किया है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी और ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरी बात क्लियर हो गई। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इलास्टिक कोलिजन की भी न्यूमेरिकल्स और वैसे दूसरे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस पर थोड़ा तवज्जो दें, सोचें, और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।